बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन इज़ द मेथड ऑफ स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ जो जिसको इकोनॉमिक लाइफ भी कहते हैं, सो दैट एन अप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ कॉस्ट इज़ चार्ज इन ईच अकाउंटिंग पीरियड। डेप्रिसिएशन होती है कि किसी भी जो नॉन करंट एसेट्स की है कॉस्ट है उसको ऐसे हर साल हम चार्ज करेंगे एज एन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में, कि वो हम उसके यूज़फुल लाइफ में हम टोटली उसको स्प्रेड आउट कर सकें। लाइक जैसे हमारे पास किसी एसेट की कॉस्ट हो 10,000 और वो 5 ईयर्स हमारे पास उसकी यूज़फुल लाइफ हो 5 ईयर्स, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 2,000 आ जाएगा। तो उस 2,000 को हम एवरी ईयर 5 ईयर तक एवरी ईयर हम उसको एज एन एक्सपेंस चार्ज करेंगे, एज अ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। तो डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो 10,000 हमारा आफ्टर 5 ईयर ऑटोमेटिकली वो ज़ीरो हो जाएगी उसकी कॉस्ट। तो ऐसे स्प्रेड आउट करते हैं कॉस्ट को एवरी ईयर उसकी यूज़फुल लाइफ के मुताबिक, ताकि एक पोर्शन जो है ना हम इसको चार्ज कर सकें हर अकाउंटिंग पीरियड में। ऐसे डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होती है? डेप्रिसिएबल अमाउंट होती है जैसे अगर हम किसी एसेट की है, नॉन करंट एसेट की वैल्यू है, कॉस्ट है उसकी 10,000, हम उसकी अगर स्क्रैप वैल्यू कोई लगा लें कि 2,000 है। स्क्रैप वैल्यू होती है जिस पे हम उसको यूज़ करने के बाद सेल आउट कर सकें। तो स्क्रैप वैल्यू लेस कर दें, 10,000 लेस 2,000, तो 8,000 उसमें से रह जाएगा। अगर उसकी लाइफ है 4 ईयर्स तो हम उसको फिर 4 ईयर में डिवाइड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली 2,000 विल बी इट्स 2,000 विल बी डेप्रिसिएशन। बट वो 8,000 जो होगा ना, वो 10,000 लेस 2,000, वो 8,000 उसकी डेप्रिसिएबल अमाउंट होगी। अब उसको 8,000 को हम डेप्रिसिएट करेंगे, ना कि 10,000 कॉस्ट को, क्योंकि उसमें से स्क्रैप वैल्यू लेस करेंगे देन डेप्रिसिएट करेंगे। और रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? the expected disposal value of the asset after deducting disposal cost at the end of its expected useful life। रेजिडुअल वैल्यू होती है मीन स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू है लाइक आपने जो एसेट सेल आउट करना है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, सेल आउट करना है जिस पे आपने यूज़ करने के बाद एसेट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, यूज़फुल लाइफ है इसकी 5 ईयर, तो आपने 5 ईयर के बाद कितने का सेल करना है यूज़ करके, तो वो इस जो वैल्यू आप रखेंगे ना कि जितने की सेल करना है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू इसको भी कहते हैं। और यूज़फुल लाइफ क्या होती है? जितना आपने इसको यूज़ करना है, 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स, वो आप उसको यूज़फुल लाइफ कहते हैं। इसको ये हम एस्टिमेट करते हैं। बाज़ वो उससे ज़्यादा भी एक दो साल चल जाता है, बाज़ 2, 3, 4 साल कम भी चल जाता है। ये एक्सपेक्टेड होती है कि यूज़फुल लाइफ इतनी होगी, हम इसको इतना यूज़ करेंगे। देन एक कॉज, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं डेप्रिसिएशन की? किन वजूहत की बिना पर ये डेप्रिसिएट किया जाता है? फिज़िकल डेट्रिएशन होती है इसकी, जो इसकी तोड़ फोड़ होती है, हम इसको यूज़ कर जब करते हैं तो उस वजह से ये इसकी फ़िज़िकल कंडीशन में चेंजेस आती हैं। और इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हम इसको डेप्रिसिएट करना पड़ता है। फिर टाइम के साथ साथ ये डेप्रिसिएट होता है, क्योंकि टाइम की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। और नॉन करंट एसेट्स, ज़ाहिर नॉन करंट एसेट्स की ही डेप्रिसिएशन होती है। नॉन करंट एसेट्स टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू को कम करते रहते हैं। अब इसमें देखते हैं फिज़िकल डेट्रिएशन जो क्या है। ये इसमें वियर एंड टियर आ जाता है, तोड़ फोड़ है जो इसकी यूज़ करने के साथ। ज़ाहिर है जो नॉन करंट एसेट में तोड़ फोड़ होगी, ज़ाहिर है उसमें कभी मेंटेनेंस करवाएंगे, ये वो सारी चीज़ें, वो एक्यूरेसी उसकी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी उसकी कम हो जाएगी। तो उस वजह से इसको वियर एंड टियर का नाम दिया जाता है कि क्या है, व्हेन वी यूज़ नॉन करंट एसेट्स, दीज एसेट्स वियर आउट बाय द पैसेज ऑफ टाइम। ई.जी. मोटर व्हीकल बिल्डिंग, जब मोटर व्हीकल फर्स्ट ईयर में हम लेते हैं तो नई होती है, 0 मीटर होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ज़ाहिर है स्क्रैच लग गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, पुरानी होगी, डस्ट, ये सारा यूज़ करने के साथ साथ वो पुरानी होती रहती है। तो इसको वियर एंड टियर बोलते हैं।
फिर इरोजन है, रस्ट है, रॉट एंड डिके। ये किन किन चीज़ों पे होते हैं? सम नॉन करंट एसेट्स अफेक्ट फ्रॉम इरोजन, रस्ट एंड रॉट। लैंड विल इरोड, लैंड यूज़ करने के साथ साथ जरखेज़ नहीं रहेगी उतनी। इरोड क्या होता है? उसमें बंजर होती जाएगी, उसमें उस तरह जो है ना वो क्रॉप्स जो फसलें हैं उस तरह उगेंगी नहीं जैसे वो पहली दफ़ा हो गई थी। एवरी द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या हो गई, अपनी जरखेज़ी कम करती जाएगी। इसीलिए हम उसको फीड करते हैं, जो आर्टिफिशियल फीड होती है जिसको खाद कहते हैं, इसीलिए डालते हैं ताकि क्रॉप्स हम ज़्यादा ले सकें उसमें से, क्योंकि मिट्टी की जरखेज़ी कम हो जाती है। आयरन विल रस्ट, आयरन को जंग लग जाता है, पानी उसमें नमी लग जाती है, बड़े बड़े जंग लग जाता है उसको। फिर वुड विल रॉट, उसको दीमक लग जाता है। decay is the process which will also be present due to the elements of nature and lack of proper attention। जब किसी नॉन करंट एसिड की प्रॉपर हम उसको केयर ना करें, उसकी लुक आफ्टर ना करें उसको, तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें ये हो जाती हैं कि उसको फिर मिट्टी पड़ने के साथ साथ वो प्रॉपर उसकी वो जो कंडीशन नहीं रहती जो उसकी नींव की होती है। इसके बाद है ऑब्सोलिसेंस। दिस इज़ द प्रोसेस बिकमिंग आउट ऑफ डेट। ऑब्सोलिसेंस होते हैं जैसे आउट ऑफ डेट हो जाना, कि एक्सपायरी डेट हो जाना, एक्सपायर हो जाना किसी चीज़ का, यूज़ के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम भी हो जाता है। इन एडिकेसी क्या होता है? दिस अराइजेज व्हेन एन एसेट इज़ नो लॉन्गर यूज बिकॉज ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस इन द साइज ऑफ द बिजनेस। ऐसे भी होता है कि ग्रोथ, बिजनेस ग्रो कर रहा है, अब आपके वो काम की नहीं रही चीज़। जैसे आपके पास व्हीकल थी, किसी के पास उसने पिक एंड ड्रॉप दे रहा था, लेकिन वो पहले 4 पैसेंजर्स थे उसके पास, लेकिन अब उसके पास 6-7 है। अब उसके लिए वो इनएडिकेट है, कि मीन वो प्रॉपर वो नहीं है गाड़ी, वो उसके लिए कार जो है ना वो इनएफिशिएंट है, कि वो उसमें वो पैसेंजर पूरे नहीं आ रहे। तो आप पिक एंड ड्रॉप के लिए आपको व्हीकल बड़ी लेनी पड़ेगी, इसको इनएडिकेसी कहते हैं। या आप बिज़नेस में कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, अब इनएडिकेट है जो आप वो उसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं। पहले आप मंथ में, एक मंथ में 1000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते थे, लेकिन अब आपको मार्केट की डिमांड के हिसाब से आपको 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ रहे हैं। तो आपके लिए वो मशीनरी जो आपने पहले ली हुई थी वो इनएडिकेट है। Then a time. Obviously, time is needed for wear and tear, erosion, etc., and for obsolescence and inadequacy to take place। ये सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम होती है। टाइम के साथ साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। वेयर एंड टीयर होता है, इरोजन होती है, रस्ट होती है, ये सारी चीज़ें टाइम के साथ साथ होती हैं। ऑब्सोलिसेंस है, इनएडिकेसी है, ये टाइम के साथ साथ टेक प्लेस होती हैं। उसके बाद डिप्लीशन क्या होता है? डिप्लीशन होती है, एक डेप्रिसिएशन होती है नॉन करंट एसेट्स की जो हम यूज़ करते हैं। एक होती है नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन होती है, जैसे माइंस हैं, ऑयल वेल है, ऑयल वेल में से हम ऑयल वेल्स में से हम ऑयल निकालते हैं। अब वो कितना ऑयल हम उसमें से निकाल लेंगे, हम उसका एस्टिमेट लगाते हैं कि हम इसमें से एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम कि 100,000 लीटर्स इसमें से निकालेंगे या 100,000 लीटर्स निकालेंगे। अब उसकी डिप्लीशन होती जाती है कि हमने इसमें से 10,000 निकाल लिया है, अब इसमें से 90,000 रिमेनिंग है, फिर 10,000 निकाल लिया है तो ये इतना बाकी है, तो वो डिप्लीशन है। अब ये जो 1000 निकाल लिया इसकी डिप्लीशन, इसकी डेप्रिसिएशन को डिप्लीशन कहते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जितने हम यूनिट्स उसमें से निकालते जाएंगे वो उतना डेप्रिसिएट होता जाएगा, इसको डिप्लीशन बोलते हैं। फिर एप्रिसिएशन है। अच्छा, अब कुछ यूनिट्स में, कुछ एसेट्स में जैसे डेप्रिसिएशन आती है ऐसे एप्रिसिएशन भी आती है। इसकी मिसाल एग्जांपल जो है ना वो लैंड है, बाकी चीज़ें तो एप्रिसिएट नहीं होती, लैंड एप्रिसिएट होती है। जैसे आपके पास आज एक था, कुछ जगह थी आपके पास, एक लैंड थी जिसकी वैल्यू थी 100,000, 1 लाख रुपया थी, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो 300,000 की होगी, 3 लाख की होगी, 2 लाख की होगी। अब ये तो एप्रिसिएट कर रही है, लेकिन अकाउंटिंग में हम इस लेवल पे इसको अप्रिशिएट नहीं करते। ये एक लेवल पे होके जाती है कि हम अप्रिशिएट करते हैं इसको, लेकिन ये अकाउंटिंग में अप्रिशिएट नहीं करते। वो कहते हैं कि जी चूँकि किन कॉन्सेप्ट की वजह से, एक कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक आता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट।
हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपने जो एसेट है ना आपका, अगर वो अप्रिशिएट भी हो रहा है लेकिन आपने उसको जो कॉस्ट पे, जो जितने की आपको कॉस्ट पड़ी है ना, जितने की आपने परचेज़ किया, लैंड की एग्जांपल लेते हैं, लैंड परचेज़ किया, आप उसी को ही उतने ही कॉस्ट पे ही आप अपने उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, रहने देंगे। बल्कि वो उसको ये नहीं करेंगे अप्रिशिएट हो रही है तो आप अप्रिशिएट करते जा रहे हैं, नहीं, अप्रिशिएट नहीं करेंगे। जो एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है डेप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और उसके बाद प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप किसी भी एसेट्स को या अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, मीन इंक्रीज नहीं कर सकते। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है। अब इसमें अप्रिसिएशन हम कर नहीं सकते प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से, और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से कि कॉस्ट पे ही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, अब मैक्सिमाइज नहीं करेंगे। फिर मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के मेथड्स भी हैं, उसमें मेन मेथड्स जो है ना दो हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। इसको हम वन बाय वन देखेंगे। नेक्स्ट ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या होता है? इन दिस मेथड द टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट इज चार्ज इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टू ईच अकाउंटिंग पीरियड ओवर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। एसेट की हम यूजफुल लाइफ के मुताबिक हम एक फिक्स इंस्टॉलमेंट जो है ना हम हर साल चार्ज करते जाएंगे। जैसे मेरे पास एसेट है, उसकी 10,000 कॉस्ट है, $10,000 या पाउंड्स या रुपीज़ हैं, 10,000 पाउंड्स हैं। तो मैं हर साल क्या करूँगा, उसके 10 ईयर लाइफ है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 10 तो 1,000 आ जाएगा। मैं हर साल 1,000 से उसको डेप्रिसिएट करता रहूँगा, वो ऑटोमेटिकली आफ्टर 10 ईयर जो है ना वो डेप्रिसिएट हो जाएगा, ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी उसकी। इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं कि स्ट्रेटली हम एक फिक्स अमाउंट के साथ डेप्रिसिएट करते जाएंगे एवरी ईयर, ना कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे। जितना फर्स्ट ईयर में किया उतना ही एंड ऑफ द ईयर में करेंगे, लास्ट ईयर में करेंगे। और इसकी फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड इज इक्वल टू कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू, जिसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, ओवर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। जितनी उसकी लाइफ होगी, 10 ईयर है, 20 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, 6 ईयर्स है। और नीचे रेजिडुअल वैल्यू को, जिसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, डिस्पोजल वैल्यू भी कहते हैं। और उसके बाद है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ यूज़ भी कहते हैं, कितने साल हम उसको यूज़ करेंगे, इसको हम एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कहते हैं। ये इसको है, ये स्टेट जो है ना बना हुआ ग्राफ में, इसकी लाइन है, इसको शो करती है कि हम हर साल इसको स्ट्रेटली मतलब एक ही अमाउंट से चार्ज करेंगे इसकी डेप्रिसिएशन। इसीलिए ये ग्राफ इसका जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट है। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड में हम देखेंगे, अगर इसका फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट लेस रेजिडुअल, जिसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, ओवर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इसमें हम देखते हैं कि इसमें अगर हमारे पास किसी एसेट की वैल्यू है $22,000 और उसका $2,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू हो, लेस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू को, ओवर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स है। तो हम क्या करेंगे, 22,000 लेस 2,000, 20,000 आ गया, ओवर 4 ये 5,000 आ जाएगी डॉलर्स पर ईयर डेप्रिसिएशन इसकी। ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम हर साल 5,000। उसके बाद इसमें है कि अगर हमारे पास स्क्रैप वैल्यू ना हो, वो था स्क्रैप वैल्यू के साथ, अब इसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं है, फिर सिंपल क्या करेंगे, कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ, जितनी उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होगी, जैसे 22,000 थी कॉस्ट थी, उसको सिंपल हम 4 ईयर्स पे डिवाइड कर देंगे, 22,000 ओवर 4 ये आ जाएगा 5,500 पर ईयर्स, जो इसकी डॉलर्स इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम फर्स्ट ईयर में जो भी इसकी फिक्स परसेंटेज होती है उसको हम चार्ज करते हैं। लाइक है जी 10,000 है, उसकी 20% मैं ले रहा हूँ, 10,000 मल्टीप्लाई 20%, तो इसका कितना आ जाएगा 2,000, 10,000 लेस 2,000, और ये हमारे पास 8,000 इसकी नेट बुक वैल्यू रहेगी। जब हम नेक्स्ट ईयर में लेंगे, सेकेंड ईयर में, तो हम 8,000 का 20% लेंगे, ना कि 10,000 का। हम आगे देखते हैं इसमें असल में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इसीलिए इसको कहते हैं कि हम हर साल जितनी डेप्रिसिएशन हम ले चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनको लेस करके फिर हम चार्ज करेंगे उस
परसेंटेज पे उसकी डेप्रिसिएशन। आगे हम इसको देखते हैं एग्जांपल से, फिर हमें समझ आ जाएगी इसकी। जैसे ये देखें, इसको ऐसे ये डिमिनिश कर रही है, ये मतलब इसका ग्राफ इसलिए इस तरह है कि हर साल हम इसको रिड्यूस करेंगे, देन नेक्स्ट डेप्रिसिएशन जो है ना, डेप्रिसिएट इसको करेंगे। जैसे ये देखें, इसकी एग्जांपल है, कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, कॉस्ट थी 10,000, अब फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी है, 10,000 मल्टीप्लाइड 20%, ये 2,000 आ गया इसकी डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की। तो इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी होगी आफ्टर फर्स्ट ईयर, 8,000। अब 8,000 पे हम सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 8,000 पे, ना कि 10,000 पे। अब सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन 8,000 मल्टीप्लाइड 20%, और ये 1,600 आएगा, 8,000 लेस 1,600, और ये नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 2 ईयर्स के बाद 6,400। अब जब हम थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम नेट बुक वैल्यू पे करेंगे जो कि 6,400 है, उस पर 20% करेंगे। अब हम प्रीवियस हर डेप्रिसिएशन उसमें से लेस करी जा रहे हैं, मीन 10,000 लेस 2,000 लेस 1,600, ये सारी करके लेस करके 6,400 आता है। तो इस पर 20% करेंगे तो ये आ गया 1,280 थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन। इसको जब लेस करेंगे तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी आफ्टर 3 ईयर्स, ये है 5,120। इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इस तरह हम इसको एग्जांपल से देखा, इस तरह हम चार्ज करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, जिसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। अगर इसमें परसेंटेज ना दी हो, फिर हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है हमारे पास, R इज इक्वल टू 1 माइनस S ओवर C होल अंडर रूट की पावर n। इसमें क्या है, S क्या है, S है हमारे पास रेजिड्यूल वैल्यू, C क्या है कॉस्ट, R क्या है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने जो निकालना है, फाइंड आउट करना है, और n क्या है नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल उसकी जो नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए हैं इतने यूजफुल लाइफ है। और फिर एग्जाम्पल में हम देखते हैं, नीचे हम एग्जाम्पल में नंबर ऑफ ईयर्स हमें 4 दिए हो, रेजिड्यूल वैल्यू जिसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं अगर 256 पाउंड्स हो, और कॉस्ट हो हमारे पास उसकी 10,000 पाउंड्स, तो हम कैसे इसको करेंगे, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, हम इसको फाइंड आउट करके देख लेते हैं। ये देखिए, R इज इक्वल टू 1 माइनस 256 था इसकी रेजिड्यूल वैल्यू, और 10,000 इसकी ओवर 10,000 पाउंड्स थी इसकी कॉस्ट, और नंबर ऑफ ईयर्स थे 4, उसको हमने ऊपर लिख लिया अंडर रूट के ऊपर, और ये 1 माइनस 4 ओवर 10, ये 0.6 आ जाएगा, जिसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60% आ जाएगा। अब इसको नीचे देखें, वही हम उसी तरह ही हम कर रहे हैं, 10,000 इसकी, अब देखें ये जितनी उसकी थी रेजिड्यूल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू थी, लास्ट पे देखें आफ्टर 4 ईयर वही 256 आ गया। इट मीन कि ये हमारा जो परसेंटेज निकली थी ये करेक्ट है। अब देखें हर साल में कैसे, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन क्या हो रही है, 60% का आ रहा है 10,000 का, तो 6,000 है, 6,000 लेस किया तो 4,000, 4,000 का 60% लेंगे तो 2,400 आएगा, इसको लेस करेंगे तो 1,600 आ जाएगा हमारे पास नेट बुक वैल्यू। और नीचे हम इसका जब लेंगे 1,600 का 60%, तो ये 960 आ जाएगा, 960 1,600 में से लेस किया 640 आ गया, 640 का जब 60% लेंगे तो 384 लेस करेंगे 640 में से, तो 256 आ गया हमारे पास, जो कि स्क्रैप वैल्यू थी आफ्टर 4 ईयर, जिसको हमने ऊपर लिखा था एस एज अ एस 256 ओवर 10,000 लिखा था। इसमें चॉइस ऑफ मेथड, मेथड कौन सा हम चूज़ करेंगे, हम इसमें देखते हैं। अगर तो हमारा एसेट हो जिसकी डेप्रिसिएशन शुरू में जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स, जो पहले 2-3 सालों में ज़्यादा चार्ज करनी हो, तो उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लेते हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में शुरू में चार्ज की गई जो होती है अमाउंट, वो डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं वो ज़्यादा होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम होती जाती है। अगर हम ऐसे ही हर साल हम एक जैसी चार्ज करना चाहते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो ये चॉइस ऑफ मेथड बड़ा इजी है कि हम देख लें कि अगर हम शुरू में चार्ज करना चाहते हैं ज़्यादा तो हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को यूज़ कर लेते हैं। अगर हम स्ट्रेट वे इंस्टॉलमेंट्स की तरह हम करना चाहते हैं तो हम उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये देखें, ये हमने इसकी जो इसको कंपैरिजन भी किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन वर्सेस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें कॉस्ट है, स्ट्रेट लाइन में 8,000 है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी 8,000 है। अब देखें जो स्ट्रेट लाइन में कैसे डेप्रिसिएशन करते हैं, आप हमने देखा भी है,
कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू जो कि 8000 है और लेस हम इसको किया है कि 500 है हमारी रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू 7500 और हमारे 4 ईयर हैं नंबर ऑफ ईयर जो यूज़ करेंगे हम इसके एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है तो इज़ इक्वल टू 1875 और 1875 हम हर साल इसमें से लेस करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ और लेकिन हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कैसे लेंगे इसकी लाइक हमने कहा जी 8000 को 50% फर्स्ट ईयर में करेंगे हर साल 50% इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो 8000 50% कितना आता है 8000 का 4000 तो 4000 लेस करेंगे तो 4000 ही नेट बुक वैल्यू आ जाएगी आफ्टर फर्स्ट ईयर तो जब नेक्स्ट ईयर में लेंगे तो स्ट्रेट लाइन में तो हर दफ़ा 1875 1875 1875 आती जाएगी और उसको लेस करते जाएंगे लेकिन इधर आप देखें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फिर सेकंड ईयर में क्या है 4000 मल्टीप्लाई 50% अब इसका 2000 आ गया अब कितना चेंज आ गया 100% चेंज आ गया 4000 से यहाँ पे आके 2000 कितना लेस हुआ है कि बिल्कुल इंटायरली मतलब डिफरेंट है 50% कम हो गई है तो 4000 लेस 2000 2000 आ गया सेकंड ईयर के बाद इसकी नेट बुक वैल्यू अब इसका 2000 का 50% 1000 आ जाएगा 1000 रह जाएगी इसकी नेट बुक वैल्यू आफ्टर थर्ड ईयर और थर्ड ईयर में के बाद हम लेंगे 1000 मल्टीप्लाई 50% 500 आ जाएगा तो 500 लेस करेंगे 1000 में तो 500 ही नेट बुक वैल्यू रह जाएगी आफ्टर फोर्थ ईयर अब देखें इसमें आफ्टर फोर्थ ईयर दोनों की जो स्क्रैप वैल्यू है या नेट बुक वैल्यू है वो सेम है 500 लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन आप ऊपर देखें जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में है फर्स्ट ईयर में 4000 है और वहाँ पे 1875 है यहाँ पे सेकंड ईयर में देखें कितना चेंज आया 2000 पे आ गया वहाँ पे 1875 है अब यहाँ पे 1000 रह गया थर्ड ईयर में वहाँ पे 1875 ही है 875 ऊपर चला गया बल्कि और यहाँ पे 500 है वहाँ पे 1875 है लेकिन आफ्टर फोर्थ ईयर दोनों की स्क्रैप वैल्यू जिसको कह लें या स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं नेट बुक वैल्यू आफ्टर फोर्थ ईयर भी कह सकते हैं जो डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं जिसमें इसमें हम जब कंसिडर करते हैं इनमें अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू एसेट्स सच एज लीज हाउ एक्यूरेटली कैन बिजनेस असेस एंड एसेट्स यूजफुल लाइफ हमें डिफ़िकल्टी कहाँ पे आती है जब हम एस्टिमेट करते हैं कि इतनी यूज़फुल लाइफ होगी अब यूज़फुल लाइफ बाज़ हम कहते हैं 10 ईयर यूज़ होगा वो बाज़ 7 ईयर्स के बाद वो ख़राब हो जाता है एसेट वो काम का नहीं रहता तो देन हमें प्रॉब्लम होती है हाउ इज़ यूज़ मैयर हम कैसे मैयर कर सकते हैं कितना यूज़ होगा ऐसे भी हो सकता है कि हम 10 ईयर उसकी एस्टिमेट करें और वो चल जाए 14 ईयर 13 ईयर तक ऐसे भी होता है देयर आर अदर एक्सपेंस बी साइड्स डेप्रिसिएशन और फिर हमें और भी डेप्रिसिएशन के अलावा इसके ऊपर एक्सपेंस हमें बियर करना पड़ते हैं अगर टाइम से पहले चला गया तो फिर हमें और लॉस होता है कि डिस्पोजल पे लॉस जब हम उसको स्क्रैप वैल्यू में सेल करते हैं हाउ कैन अ बिजनेस पॉसिबली नो द अमाउंट रिसीवेबल इन एक्स ईयर्स टाइम व्हेन द एसेट इज पुट आउट ऑफ यूज जब यूज़ कर लें तो कैसे करें एस्टिमेट करके हम इतने का सेल करेंगे ये एस्टिमेशन ही होती हैं सारी नोट डिफरेंट नेम्स ऑफ वन अकाउंट इसमें हम ये मैंने नोट दिया हुआ इसमें देखें कि डिफरेंट नेम्स हैं एक ही अकाउंट के जिसको क्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं या इसको सिंपली क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कह देते हैं या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कह देते हैं ये एक ही अकाउंट के 3 नाम हैं अब एग्जांपल देख लेते हैं अ बिजनेस हैज़ अ फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर अ कंप्यूटर इज बॉट फॉर £2000 on 1st January 2008. It is to be depreciated at the rate of 20% using the reducing balance method. The records for the first 3 years are अब इसमें कितना परचेज़ किया कितने का 2000 का अब ये सिर्फ कंप्यूटर का हमने अकाउंट बनाया कंप्यूटर अकाउंट जब बनाएंगे तो क्या इसकी एंट्री क्या होती है कंप्यूटर टू कैश कंप्यूटर डेबिट हो जाता है कैश क्रेडिट होता है तो हमने कंप्यूटर को डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट हुआ तो कैश को पर्टिकुलर कॉलम में इसलिए लिखा है 2005 में किया था जनवरी 1 में अब इसमें देखेंगे क्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कंप्यूटर की कैसे करेंगे हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में
अब ये देखें, अब फर्स्ट ईयर में देखें, आप राइट साइड पे देखें, ये हमेशा जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, जिसको एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, ये हमेशा क्रेडिट होता है। क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि ये एंटी एसेट है, ये एसेट की वैल्यू को कम करता है। एसेट चूंकि हमेशा डेबिट होता है, अब ये अगर इसको कम करेगा ऑब्वियसली फिर क्रेडिट ही होगा। तो ये 400 कैसे आया, क्रेडिट कैसे हुआ है? इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम करते हैं, चार्ज करते हैं, क्लोज करते हैं। 2000 मल्टीप्लाई 20% 400 आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में हम करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो होगी वो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगी, इसलिए क्रेडिट साइड पे आ रहा है 400। और प्रॉफिट एंड लॉस चूंकि डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस इसीलिए पर्टिकुलर कॉलम में लिखा हुआ है। अब ये परसेंटेज 2000 की है, 20% 400। अब दूसरी तरफ हमने एट द एंड ऑफ द ईयर, ये एट द एंड ऑफ द ईयर ही चार्ज करते हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ उसी डेट में ही हमने बैलेंस ले लिया, बैलेंस सीडी जो कि क्लोजिंग बैलेंस होता है 400। ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा 400, बैलेंस बीडी 2006 में जनवरी 1 में। और फिर हम लेंगे डेप्रिसिएशन, ये देखें जैसे 2000 लेस 400 मीन प्रीवियस जो है ना वो हम लेस कर देंगे पहले, इसीलिए रिड्यूसिंग कहते हैं। रिड्यूस करेंगे पहले इसको, 400 रिड्यूस कर दिया, मल्टीप्लाई 20%, मतलब 1600 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 20% लेंगे तो 320 आ जाएगा। 320 1600 मल्टीप्लाई 20% तो 320 आएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन है कि 720 हो जाएगी। इसी का ही बैलेंस ले लेंगे हम डेबिट साइड पे। 31 दिसंबर 2006 में बैलेंस ले लेंगे 720। तो बोथ साइड्स पे हमारे पास इक्वल आ गया 720 720। और ये 720 नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस होगा, जो क्लोजिंग बैलेंस था 2006 का 7 का ओपनिंग बैलेंस होगा जनवरी 1, बैलेंस बीडी 2007 720। अब इसमें 2007 में फिर चार्ज करेंगे हम। प्रीवियस डेप्रिसिएशन दो हैं, 400 और 320। 320 और 400 को हम प्लस करेंगे 720 आ जाएगा। 2000 में से 720 लेस करेंगे, उसका फिर हम जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसका 20% लेंगे तो 256 आ जाएगा हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास ये 720 प्लस 256 976 आ जाएगी डेप्रिसिएशन 2007 में टोटल डेप्रिसिएशन। और इसी का बैलेंस ले लेंगे डेबिट साइड पे 2007 दिसंबर 31 बैलेंस सीडी 976, इस साइड पे भी टोटल 976 आ जाएगा। और यही बैलेंस आगे 2008 में होगा, बैलेंस बीडी 976। आगे इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं हम कैसे चार्ज करते हैं इनकम स्टेटमेंट में इसको। इनकम स्टेटमेंट 2005 में डेप्रिसिएशन होती है 400, इसको करते हैं चार्ज एज एन एक्सपेंस। और फिर 2006 में डेप्रिसिएशन होती है 320। और 2007 में डेप्रिसिएशन हम करेंगे चार्ज 256। मीन जितनी हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे उतनी हम डेप्रिसिएशन हर साल इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करेंगे। अब 400 2005 में एक्सपेंस होगा डेप्रिसिएशन का कंप्यूटर का, और 2006 में 320 होगा, 2007 में 256 होगा। अब नेक्स्ट बैलेंस शीट में कैसे करेंगे इसको चार्ज। 2005 फर्स्ट ईयर होगा इसका, कंप्यूटर एट कॉस्ट इसकी कॉस्ट थी 2000 और लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 400 आई थी, इसको लेस कर देंगे 400, 2000 लेस 400 1600 इसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। और 2006 में सेकंड ईयर में जब होगा कंप्यूटर कॉस्ट थी, ये वही कॉस्ट पे ही हम करेंगे हर दफ़ा। कॉस्ट है इसकी 2000 और लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो सारी डेप्रिसिएशन प्रीवियस भी और करंट भी। प्रीवियस हमारे पास 400 थी और करंट 320 थी, दोनों को प्लस करके हम इसमें से लेस करेंगे 720 और हमारे पास नेट बुक वैल्यू रह जाएगी कंप्यूटर की 1280 2006 के एंड पे। और 2007 में थर्ड ईयर में हम कितनी चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। कंप्यूटर एट कॉस्ट 2000 वही रहेगी, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तीन डेप्रिसिएशन हैं, एक 2005, 6 और 7 जो करंट है 256। इन तीनों को प्लस करके हम इसमें से लेस करेंगे तो नेट बुक वैल्यू रह जाएगी 2007 के एंड पे
1024 कंप्यूटर की। तो ये हम जो एक्चुअल अमाउंट होगी कंप्यूटर की, जो नेट बुक वैल्यू होगी बैलेंस शीट में 2007 में 1024 होगी। इसके बाद डिस्पोजल जो सेल करते हैं जब फिक्स एसेट को, तो इसमें रीजंस हैं, काउंटिंग एंट्रीज क्या रीजंस होती हैं और करते हैं हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसकी रीजंस हैं। हमने रिमूव करना होता है एसेट्स को लेजर में से। जब हमने एसेट सेल कर दिया तो हम उसको रख नहीं सकते, क्योंकि उसको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, पहले बात रिमूव कर देंगे डिस्पोज ऑफ करके, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी रिमूव कर देंगे उसके, और सारा उसको क्लोज कर देंगे। इसलिए हम इसकी रीजंस होती हैं। और क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट विच हैज़ बीन सोल्ड which have to be taken out of the accumulated depreciation, और accumulated depreciation को भी accumulated depreciation अकाउंट के में से रिमूव कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। और फाइनली क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में उसकी सेल को डालेंगे, या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको करेंगे, उसके लॉस और प्रॉफिट को उसमें रिकॉर्ड करेंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस कर देंगे, अगर लॉस होगा तो एक्सपेंस में उसको चार्ज कर देंगे। will have to be calculated and posted to the profit and loss account। उसके बाद ये एंट्रीज इस तरह हम करते हैं, एंट्रीज हैं कुछ ए बी सी और आगे भी हैं कुछ। और जब हम ए में क्या करते हैं, ट्रांसफर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट सोल्ड टू एन एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जब हम सेल करते हैं ना, उसकी कॉस्ट प्राइस को डिस्पोजल अकाउंट में हम चार्ज करते हैं, ऐसे जैसे ए में लिखा हुआ है, ये ए एंट्री आप देखें, कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट टू कंप्यूटर अकाउंट, क्योंकि कंप्यूटर अकाउंट को हमने सेल कर दिया तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। जब डेबिट किया था जब हमने परचेज किया था, अब सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे। डेबिट किसको करेंगे, कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट को। और उसके बाद बी में क्या है, ट्रांसफर द डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज टू द एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जो कि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई थी पहले वाली भी, उसको हम क्या करेंगे, कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट में क्लोज कर देंगे। उसमें डेबिट क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर, और क्रेडिट क्या करेंगे, कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट, इसमें हम क्लोज कर देंगे। और उसके बाद सी में क्या होगा, फॉर द अमाउंट रिसीव ऑन डिस्पोजल, जो भी अमाउंट हम रिसीव करेंगे कैश या बैंक जो भी होगा, उसको कैश में करेंगे, कैश बुक में कैश डेबिट हो जाएगा और कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये सी एंट्री होगी। ये डिफरेंट एंट्रीज हैं, हम इनको वन बाय वन यूज़ करके भी देखेंगे एग्जाम्पल से। उसके बाद डी है, डी में क्या करेंगे, ट्रांसफर द डिफरेंस। अब जो कोई डिफरेंस होगा ना, उसको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसके डिफरेंस को हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। इफ द कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट शो अ डिफरेंस ऑन द डेबिट साइड, देयर इज अ प्रॉफिट ऑन द सेल। अब अगर डेबिट साइड में नज़र आ रहा है आपको उसका डिफरेंस, तो ये क्या है, ये प्रॉफिट है। उसकी एंट्री क्या होगी, कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट। अब ये डेबिट हो गया ना, डेबिट हो रहा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इससे भी देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी क्रेडिट हो आपने समझ जाना है ये प्रॉफिट है। अब D2 है, मीन डी की सेकंड एंट्री, इफ द कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट शोज अ डिफरेंट ऑन द क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट साइड पे दिखाए देयर इज अ लॉस ऑन सेल, सेल पे लॉस है। अब देखिए जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है, मैंने आपको पहले भी बताया जब डेबिट होगा तो लॉस होगा, ऊपर क्रेडिट था तो प्रॉफिट था। अब ये डेबिट हो रहा है तो ये लॉस होगा टू कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट। अब ये कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अब ये लॉस है। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं नेक्स्ट में एग्जाम्पल में। ये देखें फर्स्ट एंट्री को देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या था, हमने इसको जो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, मीन सेल कर दिया है, तो इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट 2000 से डेबिट हो रहा है, टू कंप्यूटर अकाउंट भी 2000 से क्रेडिट हो रहा है। इसको देखते हैं उसमें फिट करके। अब ये देखें हमने ए एंट्री की हुई, या ए थी, ए में देखें यहाँ पे फर्स्ट में कंप्यूटर अकाउंट में ए एंट्री क्रेडिट साइड पे नज़र आ रही है, कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट वाला पर्टिकुलर कॉलम में लिखा हुआ है। इसी तरह ए अकाउंट आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट में, कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट क्योंकि डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे नज़र आ रहा है 2000, और कंप्यूटर अकाउंट चूँकि क्रेडिट हो रहा है तो कंप्यूटर अकाउंट को यहाँ रखेंगे, लिखेंगे, कंप्यूटर लिखा हुआ है ना आगे ए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्योंकि ये ए एंट्री के साथ मैच कर रहा है, ए और ए, एक डेबिट है और एक क्रेडिट हो रहा है 2000। नेक्स्ट में क्या एंट्री, बी एंट्री थी 976 9 क्योंकि टोटल इसकी डेप्रिसिएशन है 3 ईयर्स की 976,
तो ये कैसे होगी, हम इसको करेंगे, डेबिट करेंगे क्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कंप्यूटर की 976 डेबिट होगा, टू कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट में जाएगी ये क्रेडिट साइड पे 976। अब बी एंट्री देखते हैं, इसको करके हम उसमें रिकॉर्ड, अब ये देखें जैसे बी एंट्री नज़र आ रही है क्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपको नज़र आ रही है बी एंट्री 976 डेबिट हो रहा है और कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट लिखा हुआ है क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है 976 से। और अगर आप कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट में आ जाएं तो 976 से क्रेडिट हो रहा है कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट, चूँकि क्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, वो हमने पर्टिकुलर कॉलम में लिखा हुआ है। ये जनवरी 2 है इसकी डेट है 2011। अब इसकी डेट्स भी हम इसको अच्छे से देखेंगे, डेट जो जो है उसको उसमें ही लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास थर्ड एंट्री थी कि हम जब कैश रिसीव करेंगे, डिस्पोजल सेल आउट करेंगे जब हम, तो कैश रिसीव करेंगे, कैश डेबिट हो गया, कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 1070 हमने रिसीव किया और 1070 डेबिट और 1070 क्रेडिट हो रहा है। और देखें अब किस में करेंगे, देखें कैश रिसीव हो रहा है, यहाँ पे सी एंट्री हम देखते हैं, यहाँ पे सी एंट्री आपको सिर्फ एक ही नज़र आ रही है क्योंकि कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे कैश की एंट्री नहीं है, कैश का हमने अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो इसीलिए सी एंट्री एक ही नज़र आ गई 1070। अब ये 1070 यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट में और कैश चूँकि डेबिट हो रहा है तो कैश को हमने पर्टिकुलर कॉलम में लिखा हुआ जनवरी 2 की डेट में 2011 में। अब इसमें देखें कि ये आगे भी हम देख लेते हैं इसको पहले। अब देखेंगे 1070 है, अगर 976 है, 976 में 1070 प्लस किए तो 2046 आ गए। इट मीन कि 2000 का था हमारा कंप्यूटर टोटल, अगर हम डेप्रिसिएशन प्लस जितना कैश रिसीव किया, अगर 2000 होता तो हमने ना प्रॉफिट पे थे ना लॉस पे। अब चूंकि 2000 से ऊपर अमाउंट जा चुकी है, 746 ऊपर जा चुकी है क्रेडिट साइड पे, इट मीन कि ये हमारा प्रॉफिट है। 2000 अगर पूरा होती है, अमाउंट हमें पूरी हो जाती है, हमारी जेब में पॉकेट में 2000 जाना चाहिए था कि डेप्रिसिएशन प्लस जितना कैश रिसीव हुआ इतना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2000 पूरा होता, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब चूँकि हमारा क्रेडिट साइड पे कंप्यूटर ज़्यादा अमाउंट शो कर रहा है कि 2000 का था 2046 शो कर रहा है, तो 46 इसका मतलब है हमारा प्रॉफिट है। तो क्रेडिट साइड पे हम 46 को एज अ बैलेंस लेंगे जिसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज करेंगे, जो कि हमारा प्रॉफिट कहलाएगा कि मीन 46 हमें ज़्यादा रिसीव हुए हैं कैश में, तो 46 उसमें प्लस करेंगे, उधर भी हमारा 2046 हो जाएगा और राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी दोनों 246 हो जाएगा। अब ये हमारा प्रॉफिट है। अब ये इसको प्रॉफिट एंड लॉस में देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस चूँकि क्रेडिट, अब ये देखें वहाँ पे डेबिट हो रहा है कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट में, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में, और कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट चूँकि डेबिट हो रहा है तो ये डेबिट कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट हमने पर्टिकुलर कॉलम में लिखा है 2011 दिसंबर 31। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा ईयर एंड पे ही क्लोज करते हैं इसको, उसमें भी दिसंबर 31 ही लिखनी है कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज करेंगे। अब आगे भी देखते हैं इन दोनों एंट्रीज़ को। वैसे भी ये देखें जब उसने कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट की एंट्री करेंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 46 चूँकि हमें ज़्यादा रिसीव हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, जब तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि जब क्रेडिट होता है तो इट मीन्स हमारा प्रॉफिट क्लोज हो रहा है, तो कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। इसको हमने देख लिया है उसमें, ये देखें यहाँ पे हमने देखा है प्रॉफिट एंड लॉस में 46 क्रेडिट हो रहा है और कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट में 46 डेबिट हो रहा है। और फिर अगर हम इसको लॉस पे सेल करें, लॉस पे, अब 90 हमने किया 950 हमें कैश रिसीव हुआ, कैश डेबिट हो रहा है 950, कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 950 से। अगर ये हमें रिसीव हो 950 तो कैसे होगी एंट्री देखें। अब देखिए 950 से हम करें, अगर ये देखें एंट्री सी में नज़र आ रहा है आपको, कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट में कैश के आगे सी लिखी हुई एंट्री 950। अब जब 950 रिसीव होंगे इट मीन कि हमारा तो 74 हमें कम अमाउंट शो हो रही है, कम अमाउंट है, हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2000 होना चाहिए, क्योंकि डेबिट साइड पे 2000 है कंप्यूटर का, तो
तो 2000 इस तरफ भी होना चाहिए, जो कि हमारे पास 74 कम है, तो हमें 74 प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज करना है। तो इट मीन ये कम रिसीव हुए हमारा लॉस है, तो हम कंपैरिजन करके देख लें अगर है तो हमारा ये कम है तो ये लॉस है, इसमें लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में लॉस है, तो हम इसको देखते हैं। और लॉस है ये नीचे देखें, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो कुछ, तो इट मीन कि ये हमारा लॉस होता है, ये एक्सपेंस होता है, ये एक्सपेंस होगा लॉस हमारा। इसमें ये देखें, अब ये लॉस किस तरह करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को अब डेबिट करेंगे हम, तो 74 डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस में, और कंप्यूटर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा, जो हमने पीछे भी देखा, आगे भी हम देखते हैं। अब ये देखें इनकम स्टेटमेंट हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में कैसे हम शो करेंगे। जब प्रॉफिट शो करना हो तो 46 हमारा प्रॉफिट था, जब प्रॉफिट पे हमने सेल किया था तो कितना था ग्रॉस प्रॉफिट में 46 प्लस करेंगे, जो नई अमाउंट आएगी वो भी ग्रॉस प्रॉफिट ही होगा। अब लिखें या ना लिखें, लेकिन मैंने लिख दिया है नीचे कि ग्रॉस प्रॉफिट की ही अमाउंट होगी, वो भी 46 प्लस करेंगे। अब अगर हम लॉस पे उसको सेल करें, जैसे ये देखें ग्रॉस प्रॉफिट फिर लेस एक्सपेंसेस आएगा, उसमें हम करेंगे एक्सपेंस में शो करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, कि सेल पे जो लॉस हुआ है उस पर डिस्पोजल पे वो 74 है, तो लेस करेंगे उसमें एक्सपेंसेस में, क्योंकि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करेंगे तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट में ये शो होगा कितना नेट प्रॉफिट है। अब अदर मेथड्स, और भी मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के कैलकुलेट करने के, ये दो मेजर थे, लेकिन और भी होते हैं जिनको हम देखते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक रीवैल्यूएशन मेथड होता है, इस रीवैल्यूएशन मेथड में क्या होता है कि क्या होता है, कॉस्ट होती है, फाइंड द कॉस्ट, उसमें एस्टिमेटेड ईयर्स हमने होते हैं कितने यूज़ होने हैं उसको, उसकी जो एसेट की है, और कैलकुलेट करनी होती है जो डेप्रिसिएशन, एडजस्ट करना होता है एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं जब, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिस्पोजल पे। हम इसको मैथ अगर हम देखें ना इसकी एग्जांपल, तो हम इसको बड़े अच्छे से समझ लेंगे। ये देखें रीवैल्यूएशन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे की जाती है। वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, जो भी एसेट हो उसका नाम लिख लेंगे, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर या पीरियड, 2006 ही लगा लें हम अगर, तो 3500 है उसकी वैल्यू जी, ईयर जब शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था जनवरी 1 कह लें, और ऐड किया हमने बॉट ड्यूरिंग द ईयर पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड में हमने साल में जो इसको बाय किया है उसी एसेट को, तो हमने 1300 पाउंड्स का या डॉलर्स का हमने उसको बाय किया, तो 3500 प्लस 1300 4800 टोटल एसेट हो गया हमारा ड्यूरिंग द ईयर। और हमने फिर लेस करनी है वो अमाउंट, वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एट द एंड ऑफ द पीरियड, उसकी वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड कितनी थी हमने एस्टिमेट किया है जी, उसकी 4000 है जी वैल्यू। अब हमने उसको लेस कर देना है उतनी वैल्यू को, 4800 लेस 4000, तो 800 डिफरेंस आया। अब इट मीन इतनी वैल्यू उसकी कम हो गई है, 4000 हम लगा रहे हैं, होनी चाहिए 4800, लेकिन वो एस्टिमेट लगाया या अब हमने 4000 आ रही है, इट मीन कि 800 उसकी डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन विल बी 800 सेपरेशन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2006। इस तरह हम रीवैल्यूएशन मेथड में करते हैं कि उसकी रीवैल्यूएशन कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, फिर हम उसकी जितनी वैल्यू टोटल हो उसमें से लेस करके हम देख लेते हैं इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसके बाद डिप्लीशन यूनिट मेथड है। डिप्लीशन यूनिट मेथड क्या होते हैं, जब हम डिप्लीट करते हैं उसको, डिप्लीशन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, जो हमारे एसेट्स होते हैं, जैसे ऑयल वेल है, कोल माइनिंग है, सॉल्ट माइनिंग है, उसकी करते हैं, माइंस की करते हैं ना जब डिप्लीशन, उसकी डेप्रिसिएशन को हम डिप्लीशन कहते हैं। उसको कैसे करते हैं, विद नॉन करंट एसेट such as quarry from which raw materials are taken out of to form oil well, a different method is needed। इसके different methods होते हैं, that is depletion unit method। अब इसको unit method को हम देखते हैं कैसे होता है। कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, अब उसकी एस्टिमेट लगा लेते हैं हम, इतना इसमें माइन में कोल है, इतना सॉल्ट है, इस वेल में इतना ऑयल है, उनमें उसकी एस्टिमेट कर लेते हैं कि जी इतना फिक्स एसेट की कॉस्ट है। फिर उसको एक्सपेक्टेड टोटल नंबर ऑफ यूनिट की इतने हैं, यूनिट्स इतने हैं, मतलब इतने लीटर हम इसमें ऑयल में से
ऑयल वेल में से इतने लीटर हम ऑयल निकालेंगे, उसको एक्सपेक्टेड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कह देते हैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट टेकन इन अ पीरियड। अब जितने की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है उसमें कितने यूनिट्स हमने उसमें से निकाले हैं, कितने लिए हैं, वो है डेप्रिसिएशन उस पीरियड की। लाइक साल की है, एक साल में हमने जी इतने वो लीटर निकाले हैं, 2000 लीटर निकाले हैं, तो जितने भी हो उसको करके एसेट की कॉस्ट को ओवर एक्सपेक्टेड टोटल जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे मल्टीप्लाई वो कर दें 2000, तो डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर आ जाएगी ऑफ दैट पीरियड। अब इसको एग्जांपल से देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ दैट पीरियड कैसे। 5000 हम ले लें जी, उसकी कॉस्ट है, कितने यूनिट हमने टोटल निकालने हैं, 1000 यूनिट्स हैं, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, मल्टीप्लाई 100 यूनिट्स, हमने 100 यूनिट्स निकाले हैं जी 1 मंथ में, 1 ईयर में ये कह लें, तो इज इक्वल टू इसको हमने कैलकुलेट जब किया 500 पाउंड्स आ गया, $500 आ गया जो इस पीरियड की डेप्रिसिएशन होगी। तो ये इसका मेथड है कैलकुलेट करने का, डिप्लीशन जब यूनिट मेथड करते हैं। इसमें एक पर यूनिट मेथड भी होता है, जैसे पर यूनिट मेथड कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन पर यूनिट कैसे होगी, कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स जितने एस्टिमेटेड यूनिट्स हैं ना टोटल यूनिट्स उस पर डिवाइड कर लेंगे, पर यूनिट प्राइस आ जाती है, $5 पर यूनिट आ गया। अब जितने यूनिट्स आप उसमें से निकालेंगे उस यूनिट से पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें। 200 यूनिट्स आपने उसमें से लिए हैं, तो 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1000 पाउंड्स या डॉलर्स। तो ये हमारे पास आ गई उसकी डेप्रिसिएशन जितने पीरियड की हमने कहा आप निकालना चाह रहे हैं। हमने एक ईयर की निकाली है, ईयर की आ जाएगी, 1 मंथ की निकाली है, 1 मंथ की आ जाएगी, 6 ईयर की है, 3 मंथ्स की है, जितना आप ईयर्स की आप उसके कैलकुलेट कर रहे हैं उतने पीरियड की होगी ये डेप्रिसिएशन। उसके बाद है मशीन आवर्स। अच्छा, कई डेप्रिसिएशन इस तरह नहीं हम मशीन को कर सकते कि ये इतने साल चलेगी। अब कई यूज़ करते हैं 16 आवर्स, कई करते हैं 24 आवर्स, कई करते हैं 8 आवर्स। अब मशीन की यूजेज पे होता है। हम फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं कि मशीन आवर्स मेथड यूज़ कर लेते हैं कि इतने आवर्स ये यूज़ होगी। अब उसको देख लेते हैं कि कई एक साल में उस मशीन को चेंज कर लेते हैं, एक साल में यूज़ कर लेते हैं, कई 5 साल में उतने आवर्स यूज़ करते हैं। अब इसलिए हम आवर्स में मेथड डिवाइड इसको यूज़ कर लेते हैं, आर मेथड, मशीन आर मेथड। इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन को कहते हैं पर आर, डेप्रिसिएशन पर आर कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट लेस स्क्रैप वैल्यू ओवर टोटल मशीन आवर्स। कॉस्ट कितनी है, लाइक हम कहते हैं जी $2000 की है कॉस्ट है इसकी एसेट की, और स्क्रैप वैल्यू इसकी 0 है, 1000 आवर्स ये चलेगी, इज इक्वल टू 2 पर आर आ गया, 2 पाउंड्स, $2 पर आ गया पर आर। अब इतनी है, अब जितने हम आवर्स यूज़ करेंगे उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा उतने साल में हम कितने यूज़ कर रहे हैं, या ईयर का यूज़ करना लेना, ईयर का लेना चाहें तो हम उसके मंथ का 1 मंथ का लेना चाहें तो मंथ के यूनिट से मल्टीप्लाई करके मंथ की डेप्रिसिएशन देख सकते हैं। साल का लेना चाहें तो साल की, जैसे हम 250 आवर्स हम एग्जांपल लेते हैं कि 250 आवर्स हम एक साल में यूज़ करते हैं मशीन को, और मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 250 आवर्स मल्टीप्लाई $2 पर आवर इज इक्वल टू $500 आ जाएंगे डेप्रिसिएशन पर ईयर। तो ये हमारे पास ये है मशीन आर मेथड जो है ना, इस तरह हम इसमें करते हैं। अब ये हमारे पास है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास है ना एक एसेट की लाइफ है 5 ईयर्स, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 इन सबको प्लस कर लेंगे, जो कि हमारे पास 15 आएगा, सम ऑफ दीज डिजिट्स 15 आ जाएगा। तो हम जब फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन लेंगे, इट मीन इसमें जब फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन लेंगे तो हमारे पास इसकी लाइफ 5 ईयर्स रह रही है, तो 5 ओवर टोटल इसके कितना सम कितना आया था 15, 5 ओवर 15 मल्टीप्लाई इसकी कॉस्ट है 3000, तो 3000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 ओवर 15 मल्टीप्लाई 3000, तो ये 1000 आ जाएगा। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन जो होगी 1000 होगी। ऐसे जब सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसके 4 ईयर्स रहते होंगे लाइफ के, तो 4 ओवर 15 मल्टीप्लाई कॉस्ट कितनी है 3000 है उसकी एसेट की कॉस्ट, तो 3000 इज इक्वल टू 800। अब इसी तरह जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में उसकी लाइफ 3 ईयर्स रहती होगी,
तो 3/15 मल्टीप्लाई 3000 इज इक्वल टू 600। ऐसे ही जब हम 4th ईयर में जाएंगे तो उसकी लाइफ 2 ईयर्स रहती है। 2/15 मल्टीप्लाई कॉस्ट 3000 है, तो इज इक्वल टू 400। ऐसे जब हम 5th ईयर में जाएंगे उसकी लाइफ 1 ईयर रह जाएगी, तो 1/15 मल्टीप्लाई 3000, तो ये 200 रह जाएगा इसकी डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन ये हो जाएगी कॉस्ट के इक्वल आ जाएगी 3000, और कॉस्ट भी इसकी 3000 थी, ज़ीरो हो जाएगी इसकी इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद है यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड। यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड में क्या करते हैं हम, जितने हम यूनिट्स किसी चीज़ से ले रहे होते हैं, आउटपुट ले रहे होते हैं यूनिट्स, इसको यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम किसी भी एसेट की कॉस्ट में से उसकी साल्वेज वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, लेस कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं पीरियड की प्रोडक्शन, जितनी हम उसकी प्रोडक्शन उससे ले रहे होते हैं पीरियड्स की, और टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन जितनी है वो टोटल एक्सपेक्टेड उसकी प्रोडक्शन होगी। लाइक वो लाइफ में उसकी लाइफ कितनी है ना, यूज़फुल लाइफ में कितनी प्रोडक्शन देगा, ओवर उसको कर देंगे, मतलब डिवाइड उस पर कर देंगे। अब ये फर्स्ट ईयर में कैसे होगा कि इसकी लाइक कॉस्ट है 6000 और साल्वेज वैल्यू 1000, तो 5000 रह जाएगा, मल्टीप्लाई प्रोडक्शन इसकी है जी फर्स्ट ईयर में 1500 यूनिट्स ओवर 10,000 टोटल यूनिट्स हैं, ओवर 10,000 इज इक्वल टू 750 पाउंड इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। ऐसे सेकंड में जाएंगे, वही कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू, तो 5000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2500। अब नेक्स्ट ईयर में 2500 यूनिट्स लेंगे पीरियड की प्रोडक्शन, ओवर टोटल वही रहेगी, टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन वही रहेगी 10,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 1250। अब इसकी 1250 पाउंड्स डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें उसने यूनिट्स इस दफ़ा ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन भी इसकी ज़्यादा है। इसलिए जितनी प्रोडक्शन होगी उस हिसाब से ये कम ज़्यादा होती रहेगी, इसलिए इसको यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड यूज़ कर लेते हैं, बजाय इसके कि हर साल एक जैसी या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और में वो आउटपुट के हिसाब से इसकी डेप्रिसिएट करते रहते हैं अपनी मशीन्स को। थैंक यू।